अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फिकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और समर्स की मॉर्निंग बहुत डिफरेंट होती है कि आपको दिल करता है उठने का भी और नहीं भी कर रहा होता है। गर्मी लग रही होती है यूजुअली, पर आप एसी जैसी ऑफ करते हैं। यूजुअली जो हमारे यहाँ देसी घर होते हैं वहाँ अगर रात को एसी लग गया है तो 3-4 बजे की आप टाइमर लगाते हैं ताकि वो बंद हो जाए। उसके बाद पंखा और एसी एक कॉम्बिनेशन बनाकर इम्तिजाज जो है वो इम्तिजाज बने और आप उस तक सोते रहे। लेकिन वाटर कूलर मेक्स अ गुड डिफरेंस। वैसे वाटर कूलर ज्यादा बेहतर होते हैं मुझे लगता है, आवाज ना आए तो। हाँ हाँ नहीं, लेकिन आवाज इतनी आ रही होती, कान पड़ी आवाज नहीं सुनाई दे रही होती। वाटर कूलर की आवाज ना हो ना, हाँ, तो वो ज्यादा। लेकिन जाहिर है उसकी जो मशीन अंदर से चलती है और वो पानी की भी आवाज जो आ रही होती है, तो उसकी वजह से अब वो क्या करे बेचारा। अच्छा, हमने बड़ा महंगे से महंगा अच्छे से अच्छा वाटर कूलर लाया, बट देयर इज आवाज जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि आवाज नहीं है, आवाज नहीं, लेकिन आवाज होती है। अच्छा, एसी में जिस तरह जो है वो बहुत सारे लोगों का डिफरेंट होता है। हमारे कुछ लोग होते हैं जो फुल चलाते हैं और कुछ घंटों के बाद बंद कर देते हैं। फुल 16? हाँ, 16 पे चलाते हैं और कमरा बहुत चिल करके बंद कर देते हैं। Which one of those are you? क्योंकि मैं जो है वो एक 20 मुझे तो वैसे गर्मी नहीं लगती है, तो इट्स नॉट अ गुड क्वेश्चन। तुम शादीशुदा हो और तुम्हें वो सारे सवाल जो मैंने पूछे तुमने कभी अच्छा जवाब भी दिया, इसलिए तुम्हें मैं इसका अच्छा जवाब नहीं दे सकता। बिकॉज मुझे गर्मी इतनी ज्यादा नहीं लगती है, मुझे बहुत कम गर्मी लगती है। जैसे कि मैं अभी तक बड़े लास्ट फैन के नंबर पर हूँ, मैंने एसी अभी तक नहीं लगाया बिकॉज मुझे नहीं लगती। आप घर में, आपका घर किस जगह पे है, आप किस पोर्शन में रहते हो। जब आप ऊपर रहते हो, ऊपर के फ्लोर पे, और आपका कमरा जो है वो सन फेसिंग होता है, मतलब अगर आपकी ये खिड़की है और यहाँ से सूरज तलू हो रहा है और यहाँ गरूब हो रहा है, और जब तक वो गरूब नहीं हो जाता तो आपकी खिड़की पे वो रहेगा, तो इस वजह से आपका कमरा जो है वो एक तंदूर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। क्योंकि मेरा जो कमरा है वो फर्स्ट फ्लोर पर है और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सेकंड फ्लोर है, और सेकंड फ्लोर की वजह से मेरा कमरा बड़ा ठंडा होता है। नॉट जस्ट दैट, मेरा फेसिंग टुवर्ड्स सन है, लेकिन दैट विंडो इज ऑन द राइट लेफ्ट हैंड साइड, तो वो बिल्कुल ब्लॉक्ड होती है। वो इस तरह होता है कि सुबह के टाइम वहाँ पे सूरज आता है, किरण पड़ती है, एंड दैट्स इट। उसके बाद तो बस पे यही रीजंस है ना। और मैं उन लोगों में शादी से पहले भी थी कि मैं जो है ना एक खास टेम्परेचर पे चलाती हूँ, ज़्यादा घंटों के लिए चलाती हूँ। तो और जिससे आपकी शादी होती है वो कभी भी आपके जैसा नहीं होता। तो मेरा मियाँ जो है वो कुछ इस किस्म का है कि वो 16 पे चलाता है और 2 घंटे 3 घंटे के बाद वो कहता है टाइमर लगाती हूँ। टाइमर नहीं लगाती, लेकिन फिर इस तरह करती हूँ क्योंकि फिर दोनों का अब यहाँ कंसेंसस हो गया आके कि हम उठ के चलाते और बंद करते रहते हैं। अच्छा, अब आज का मौजू है, इससे पहले वो मैं कह दे ब्रेक के लिए मैं जल्दी से बता दूं। आज का मौजू जनाब ये है कि जो वालिदैन होते हैं, ख़ासतौर पे वालिदा, उनकी अटैचमेंट बेटों के साथ ज़्यादा होती है और वालिद की जो अटैचमेंट है वो बेटियों के साथ ज़्यादा होती है। जेनेरिक रूल यही कहता है। मैं बड़ी मज़े की मैं आपको बात बताऊँ कि मैडम नूर जहाँ और उनके बेटे में तकरीबन 15 साल का डिफरेंस था। ओनली 15 ईयर्स का डिफरेंस उन दोनों का था। और वो 14 ईयर्स में उनकी शादी हुई। व्हेन शी वाज 15 शी हैड अकबर रिजवी साहब। और अकबर रिजवी साहब कहते हैं कि यार, जब उन्हें इंटरव्यू उनसे पूछा गया तो वो अक्सर ये बात करते थे इंटरव्यू में, मैंने अक्सर कह रहे थे कि मेरी माँ से पूछे कि बहुत ज्यादती करती हैं। तो सबने उनसे कहा कि यार क्या ज्यादती करती हैं। उन्होंने कहा ज्यादती करती हैं कि मेरा और इनकी उम्र में से 15 साल का फर्क है, तो रोब तो नहीं बनता ना कि मुझे रोब डालें। सो मैडम बड़े हंसी जोर से हंसी और कहती हैं कि इससे मैं तो माँ हूँ ना, दर्जा मेरा माँ का है और ये मेरा बेटा है। सो 15 years of difference is not that much, but still आजकल तो मतलब आजकल नहीं, मतलब इतना डिफरेंस तो बहन भाइयों में भी हुआ करता है। अक्सर जो है वो बहन भाइयों में तो जैसे मेरी जो बॉस है उनके और उनके बड़े भाई में 16 इयर्स का डिफरेंस है। और मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनमें और उनके बाकी बहन भाइयों में 20-20 साल। तुम्हारी बड़ी बहन में और तुम में 8 साल का 8 साल, which is a huge difference. No, it's a huge difference. 8 साल is a huge difference. 4-5 नहीं 6 साल का 6 साल का फर्क okay. है। और उनका और मोहम्मद का 8 साल का फर्क है। 8 साल का, क्योंकि you're the middle child। अच्छा हाँ। अच्छा, तो जो हम बात कर रहे थे, टॉपिक क्या है, क्या मतलब है इसका, क्यों होता है ऐसे कि जो I just don't know, मुझे लगता है जो देसी पेरेंट्स होते हैं ना, ये अभी तक वो उस
मैं बता 4 में सकता से हूं, मेरे पास नहीं तो जवाब है। मैं मुझे जहाँ तक लगता है ना, मैं जिस नतीजे पे पहुंची हूँ वो ये है कि माओ को ना खवातीन को जब उनकी शादी होती है तो बहुत ज़्यादा वो बेटा बेटा वो दौड़ जो होती है ना वो लग जाती है, और फिर जब बेटा हो जाता है तो उनका जो स्टेटस है वो थोड़ा अपलिफ्ट हो जाता है। हाँ जी, ये बेटे की माँ बन गई है, तो वो जो उस औरत का वो रिलेशनशिप, मुझे लगता है, ये मेरी राय है, इससे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं। लॉजिकल रीजन बता रहा हूं। अच्छा, मुझे लगता है कि जी वो जो बेटे के स्टेटस से वो अपलिफ्ट होती है ना, तो वो उसको अपना एक सहारा, एक कनेक्शन समझने लग जाती है कि जब से ये हमारी जिंदगी में आई है, हमारा जिंदगी चक्का छक, हाँ मतलब हमारा मकाम वेरी गुड रीजन वो बढ़ गया। आपने इसकी पूरी सही तरह वजह शायद नहीं बताई, बट दिस इज लीडिंग टू दैट। अच्छा, असद भाई और डेविड और ये तो कोई बनूस सा खड़ा हुआ है, तो ये जो 3 लोग खड़े हुए हैं ये आपको सही बता देंगे कि मेरी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो माएँ होती हैं, जो लॉजिक में पहुंचा उनको इसलिए क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं होता कि बेटियां इज सो फार बेटर देन बेटे। हम बेटों को पता होता है कि मर्द जात किस तरह की है, हमें पता होता है लड़के कैसे होते हैं, तो इसलिए हमें बेटियां ज्यादा अच्छी लगती है। असद भाई गौर कीजिएगा, फखर भाई गौर कीजिएगा, मुझे ये लगता है नहीं, ये तो फिर आपने मर्द का बता दिया ना कि मर्द को बेटी क्यों अच्छी लगती है। औरत की बताऊंगा। तो असद भाई मुझे ये लगता है क्योंकि हम मर्दों को पता है कि मर्द कैसे होते हैं, हम लड़के कैसे होते हैं, हम कैसे बेटे होते हैं, इसलिए हमें पता होता है कि बेटियों जैसा कोई नहीं, और बेटियां जितना प्यार करती हैं, जितना बेलौस करती हैं, बेटे कभी नहीं कर सकते। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, वापस आके बताऊंगा कि माएँ क्यों बेटों से प्यार करती है। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सोब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। जी, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी एक डिबेट हो रही थी जिसमें हम बता रहे थे अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि माएँ जो है वो बेटों की तरफ इंक्लाइन क्यों होती हैं और फादर्स जो हैं वो बेटियों की तरफ क्यों होते हैं। तो आपने बताना था कि माएँ जो है वो बेटों की अच्छा, माएँ बेटे की तरफ इसलिए होती हैं बिकॉज अब तुम्हें हंसी आएगी, दे डू नॉट हैव एनी आइडिया कि बेटे कैसे होते हैं। समझे, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया होता, वो शूज़ में नहीं होती। दूसरा, तुम्हारी वो बात बहुत मैं सेकंड भी करूँगा, माओं को ये लगता है कि अब मुझे सहारा मिल गया, ठीक है। बेटियाँ उन्हें पता, बिकॉज दे हैव सीन बेटियाँ, उन्हें पता है बेटियां इवेंचुअली हैज टू गो, किसी घर जाना है। सुन तो लो ना पूरी तरह। वो कहती है उन्हें ये पता होता है किसी घर जाना है, उन्हें ये पता होता है कि बेटा मेरा सहारा बनेगा, एंड दैट इज ट्रू। हम जो कर ले, हम माँ के किसी को कुछ कहने नहीं देते और हम माँ के लिए खड़े हो जाते हैं। ये बात है, चाहे जो भी हो जाए, हम माँ के लिए बाप के आगे भी खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है कि बड़े होके उनको सहारा ये शायद दिमाग में ना हो, वो जो पैदा होते साथ ही उनको वो जो VIP ट्रीटमेंट मिलता है ना, वो भी जैसे ही बेटा होता है। बिकॉज मेरी जो बड़ी वाली बहन है उनके 3 बेटे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और जो पहला बच्चा उनका हो रहा था तो बहुत ज्यादा वो मेंटल प्रेशर का शिकार थी कि क्या होगा। नहीं समझ रही ना कि सोसाइटी में भी आपको जब किसी बेटों की माँ है ना तो उससे डर के रहते हैं। बेटों की माँ, मैं कह रही हूँ कि जब वो बेटे की माँ बन गई तो उसको जो वो मिला, जो स्टेटस मिला, जो उसको लेवल मिला, तो उसके बाद मुझे लगता है कि वो कहती हैं हाँ ये इसकी वजह से हमें मिला है स्टेटस, तो वो फिर उससे ज्यादा। लेकिन जो हम बाप है ना, हमें अच्छे तरीके से पता होता है, हम भाई के रोल में भी गए हैं, बेटे के भी रोल में गए, हमें पता होता है कि बेटे जो होते हैं दे आर नॉट गुड विद पेरेंट्स एज मच एज बेटियां हैं। तो हमें पता होता है कि हम कैसे हैं, तो इसलिए हमें बेटियां ज्यादा अच्छी लगती हैं। लेट्स कॉल आवर गेस्ट टुडे। जनाब, आज हम हीमोफीलिया डे जो है वो मना रहे हैं, और हीमोफीलिया एज डिजीज मुझे बड़ा हेल्प किया जो हमारे दोनों गेस्ट हैं उन्होंने समझाने में, एंड देन ऑफ कोर्स सलीमा एज वेल। मुझे आई हैड ए स्लाइटेस्ट आइडिया कि जिसमें ब्लड नहीं रुकता, वेरी जेनेरिक और वेरी बेसिक मुझे पता था कि जिसमें ऐसी कोई बीमारी जिसमें आपको कट लग जाए, वूंड हो जाए, तो योर ब्लड डज नॉट स्टॉप एंड इट वो शायद क्लॉटिंग में ना हेल्प करे, समथिंग लाइक दैट। मुझे इतनी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, आज मुझे बताएंगे कि कितना मैं जाहिल और मुझे कितनी चीज़ों के बारे में नहीं पता। लेट्स वेलकम सबसे पहले डॉक्टर अबीरा माहीन से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जो कि शी इज वर्किंग विद हीमोफीलिया फाउंडेशन पाकिस्तान नेशनल लेवल ट्रैवल सेंटर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अ वेरी गुड मॉर्निंग जी, आज प्लीज बैठे। उसके बाद वी हैव मोहम्मद हमजा कुरैशी। मोहम्मद हमजा कुरैशी इज आल्सो वर्किंग द सेम ऑर्गेनाइजेशन, ही इज द कोऑर्डिनेटर टू एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर को बड़ा अच्छे तरीके से। अस्सलाम वालेकुम हमजा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, क्या हाल है, कैसे हैं? प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब आप दोनों को तो पहले खुशामदीद हमने कह दिया, बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे उठकर आने के लिए हमारे पास। आप दोनों की आंखें जैसी हैं, चले मूविंग पर आप दोनों का बहुत शुक्रिया आने के लिए। वेरी नाइस, वेरी प्रिटी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। दोनों
दोनों भी और आंखें भी। आंखें भी, हाँ, एक जैसी आंखें, दोनों की लिटरली एक जैसी आंखें, पता नहीं। मैंने इसीलिए आपसे पहले कहा दोस्त है, बहन भाई है, क्या क्या है, क्यों एक जैसी शक्लें? क्या सीन्स है भाई आप लोगों के? अच्छा पहले, इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की तरफ जाएं, जो बात हम सुबह कर रहे थे, आप लोगों को क्या लगता है, दोनों ने अपनी इतनी इनपुट देनी है कि हमजा से शुरुआत करेंगे, क्योंकि हुमायूं ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है। माएँ जो है वो हमेशा इंक्लाइंड होती हैं टुवर्ड्स देयर सन्स, और बाप जो है वो हमेशा इंक्लाइंड होते हैं टुवर्ड्स देयर डॉटर्स। मोस्टली केसेस में जेनेरिकली यही होता है। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे जो रीजंस है वो लॉजिक क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या लग रही है? इसमें सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमें शो में इनवाइट करने के लिए। सो बेसिकली जो सन्स हैं वो अपनी मदर्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, या दोनों आपस में उनका बॉन्ड बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो सन्स होते हैं वो अपनी बात एज सच फादर से डायरेक्टली नहीं कर सकते, जो मदर जो हैं वो उनके लिए हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि माएँ जो होती हैं वो बहुत उनका नर्म दिल होता है, तो इस वजह से बेटे जो हैं वो अपनी बात को ना सिर्फ बेटों के लिए कि बाहर जाना है तो माँ का नरम दिल पसीज जाएगा, लेकिन जब बेटी ने बाहर जाना होगा तो वो कहेगी नहीं ये नहीं हो सकता, ये कुछ भी कर लो तुम, ये नहीं हो सकता। क्योंकि देखो वो उस रोल से गुजरी है, उन्हें पता है कि बाहर जाकर व्हाट डिफिकल्टीज शी कैन फेस, तो वो शायद इस वजह से कर रही होती है। व्हाट डू यू हैव टू से डॉक्टर? आई थिंक मदर्स जो है वो अपने बेटों को एज प्रोटेक्टर्स देख रही होती है, एज देयर सपोर्ट देख रही होती हैं, तो शायद वो इसलिए भी ज़्यादा इंक्लाइंड होती है टुवर्ड्स देयर सन्स। क्योंकि हर औरत को एक मर्द उसकी जिंदगी में चाहिए होता है, और वो अगर शौहर या शौहर ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया होता है तब वो बेटे की तरफ बहुत, या बहुत बुरा किरदार अदा किया होता है तब वो बेटे से सीख कर रही होती है कि शायद वो जो वहाँ नहीं मिला वो शायद यहाँ मिल जाए। और फादर्स मेरा ख्याल है इसलिए ज़रा डॉटर्स की तरफ ज़्यादा होते हैं, उन्हें पता होता है मतलब ये चली जाएंगी एक दिन, और शायद वो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है लड़कियों के लिए फादर्स के दिल में, तो मेरा ख्याल है वो इंक्लिनेशन शायद इसलिए ज़्यादा So what होती है। about you, Hamza? Your mother was close to you, your father was close to you? माय मदर अम्मा से बड़ी जी अटैचमेंट थी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट। सब गलत काम उनके कंधे पे रख कर। बिल्कुल ऐसा ही है। इवन फादर से अगर पेमेंट भी चाहिए होती है तो मैं मदर को कहता हूँ कि मामा आप कह दें आप पापा कह, को okay. इतने चाहिए। मैंने अगर फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने के लिए जाना है, मामा बाबा नहीं मानेंगे तो आप जरा अच्छा, सिफारिश कर दीजिए। Alright, तो अब वो डॉक्टर फिर- बीरा, what about अच्छा you? मेरा ये है कि आई वॉज इंक्लाइन टुवर्ड्स माई फादर, लेकिन Of course. जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं ना, मेरा ख्याल है वो लाइफ एक्सपीरियंसेस आप जब अपनी मदर से शेयर कर रहे होते हो और वो आपसे अपने शेयर कर रही होती हैं, तो वो एक बेस्ट फ्रेंड वाला जो बॉन्ड मदर के साथ बन जाता है ना, 100%। वो एक अलग बॉन्ड होता है। लेकिन शादी के बाद, बिल्कुल, शादी के बाद बिल्कुल। आपकी के माँ बाद का रवैया भी आपसे बहुत Exactly, तब्दील हो जाता है। exactly। बिकॉज वो भी उसी सारे एक्सपीरियंसेस से गुजरी बिल्कुल, होती है बिल्कुल। जिससे आप गुजर रहे होते हो, और वो आपको एक बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड बिल्कुल कर ऐसे सकती ही हैं। है। And सही you? है। Same यही है? सेम मैं बचपन से अपने बाबा के साथ चिपकी हुई थी, चस्पा थी, और फिर शादी के बाद अपनी माँ के साथ ऐसे ही है। चस्पा गई हूँ। तो मेरे अंदर कोई म्याना रवि नहीं है, दोनों तरफ I was एक्सट्रीम केसेस है। always attached to my mother, but I was equally attached to my father as well. So मेरा हमारे घर में इसलिए कहा था, मैंने बड़ा जेनेरिक दिया, मेरे घर में इस तरह नहीं था कि I was very attached to my mom. I was very attached to my dad as well, कि मतलब मेरा ये ड्रामे होते थे कि जब अब्बू डिप्यूट होते थे तो मैं बेहोश हो रहा हूँ, गिर रहा हूँ, एयरपोर्ट पे गिरा हुआ पड़ा हुआ हूँ, मेरे नाटक शुरू हो जाते थे, तो मतलब आई हैव नो आइडिया व्हाई आई वाज डूइंग दैट, बट लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते, फिर बात करेंगे हीमोफीलिया के बारे में, व्हाट इट इज, क्या है ये, कैसे इसको खत्म किया जा सकता है, इसके बारे में पूरी साइंस जानेंगे। लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि एक कॉमन इंसान को समझने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है कि हीमोफीलिया क्या होता है। बहुत सारे लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती। हुमायूं ने एक बड़ी अच्छी बात की जिसमें हुमायूं ने कहा कि शुगर के पेशेंट्स को भी जब कोई कट लग जाता है या कोई उनको मसला हो जाता है तो उनका भी ब्लड नहीं रुकता, लेकिन वो एक बीमारी है जो वक्त के साथ या ओल्ड एज में ज़्यादातर लोगों को डेवलप होती है, और हीमोफीलिया जो है वो बाय बर्थ शुगर वाला जो है वो कंट्रोलेबल है, हीमोफीलिया जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकता। आप लोगों ने हमें मुख्तसर और प्रिसाइज बताना है कि अगर एक बंदे को नहीं पता कि हीमोफीलिया क्या बीमारी है तो आप उसे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं ताकि उसे पता लगे कि इसकी सेंसिटिविटी क्या है। और दोनों वन बाय वन गिव योर इनपुट। अच्छा, हीमोफीलिया या हम एक जनरल टर्म यूज़ करते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। बेसिकली ये होता है कि जब भी हमें कहीं चोट लगती है और हमारा खून बहना शुरू होता है तो हमारे खून में कुछ खुलिये होते हैं जिनमें प्लेटलेट्स होते हैं और इसके अलावा कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं
जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं और उसके अलावा एक मॉन विलिब्रांड फैक्टर भी होता है, ये सारे मिल के ना एक खून, वो जहाँ से खून निकल रहा होता है वहाँ पे एक वॉल बिल्ड कर देते हैं और वो एक स्ट्रॉन्ग सा क्लॉट बन जाता है, वहाँ पे वो हील होता है और उसके बाद वो ब्लीडिंग रुक जाती है, जिसको हम उर्दू में खरुंड कहते हैं ना, बिल्कुल वो बन बिल्कुल जाता है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। अब ये है कि जो हीमोफीलिया ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं या तो प्लेटलेट्स का कोई मसला होगा, नंबर कम होगा, फंक्शन ठीक नहीं हो रहा, या कोई क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग होता है। 13 या 14 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो भी हैं उसमें से कोई क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग होता है, जो मैं बता रहा था, clot नहीं होता, तो बिल्कुल right हो। बिल्कुल। Great। तो वो फिर जो उसने वहाँ पे वो बैरियर बनाना था या तो वो बनता ही नहीं है, बहुत वीक बन रहा होता है, तो उस वजह से क्या होता है कि वो ब्लीडिंग होती जाती है। और ये सिर्फ एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं होती, जो ये पेशेंट्स होते हैं उसमें क्योंकि हमारी बॉडी में इंटरनली भी डैमेजेस हो रहे होते हैं लेकिन वो ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि अंदर क्या चल रहा है ना। लेकिन इन पेशेंट्स में ये होता है कि अंदर थोड़ा सा भी डैमेज होता है, वो खून निकलता रहता है और वो ऐसे जमा होता रहता है, और no not through urine or feces, inside the body it accumulates, ये मसल में जमा होना शुरू हो जाता है, एब्डोमेन में जमा होना शुरू हो जाता है और ऐसे जमा होकर जॉइंट्स में ब्लीड होना शुरू हो जाता है। मतलब हमारे अंदर ऑटोमेटिक रिपेयर का सिस्टम होता है लेकिन ये पेशेंट्स में रिपेयरिंग नहीं हो रही होती। पर तो हमजा, वो how would we know कि किसको हीमोफीलिया है? ये तो फिर अच्छा। बड़ी सीक्रेट बीमारी है, क्या हम? बिल्कुल ऐसा ही है, ये बहुत रेयर है। अगर हम अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स देखें तो पाकिस्तान में 25,000 पेशेंट होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 4,900 पेशेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान के इसका अंदर मतलब अभी है कि रजिस्टर्ड ऑन हैं। पेपर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है Diagnosed ही नहीं है बीमारी बिल्कुल। और आप दोनों को ये बीमारी जी है। जी जी बिल्कुल। तो आपने हमजा कैसे डायग्नोज किया? बचपन में कैसे पता लगा कि आपको ये बीमारी है? बचपन में बॉयज़ में तो ऐसा जो प्रोसीजर होता है सर्कमसीजन का उसके थ्रू पता चलता है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स जो हैं जो कि अवेयर नहीं होते इस मामले में, तो डॉक्टर्स भी अवेयर नहीं होते। डॉक्टर भी अवेयर नहीं होते उसके अंदर, और अगर बगैर सोचे वो कट लग जाता है तो वो ब्लीड स्टॉप नहीं होती। और अगर हम आहिस्ता आहिस्ता जिस टाइम हम बड़े होते हैं तो वो ब्लीडिंग जब हमारे इंटरनली होती है तो वो हमारे जॉइंट्स के अंदर ब्लीड हो जाता है। अगर ये नी है इसके अंदर ब्लीड हो गया तो मैं चलने से भी चला जाऊंगा अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो उसकी क्या ट्रीटमेंट्स हैं? उसकी ट्रीटमेंट इंटरनल ब्लीड है, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट एज सच फैक्टर कॉन्सेंट्रेट है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो कम फैक्टर होता है तो वो इंजेक्शन जो है वो लगता है, तो वो फिर उसके बाद जाके आहिस्ता आहिस्ता हील होता है तो आपका जो जॉइंट है वो बीच में स्टेबल हो जाता है। अच्छा, इस दफ़ा जो हीमोफीलिया को मनाया जा रहा है, उसका दिन मनाया जा रहा है, उसमें ज़्यादातर जो एम्फसाइज़ किया गया है वो ख़वातीन के लिए किया गया है। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि ख़वातीन में पता नहीं लगता, उनमें तशख़ीस नहीं होती इस बीमारी की, या फिर वो बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड हो जाती है। उनको कहा जाता है कि जी हो रहा है, ठीक है, कोई ना कोई घरेलू ही सिम्टम्स उनके बारे में अटैच कर दी जाते हैं कि शायद इस वजह से हो रहा है, शायद इस वजह से हो रहा है। तो आप में किस तरह से इसकी तशख़ीस हुई और ख़वातीन में तशख़ीस क्यों नहीं हो पाती? अच्छा, इसमें ये होता है कि मेल्स, क्योंकि हमारा इस्लाम ज़्यादा होता है, यूजली ये होता है कि जब मेल्स की सर्कमसिजन होती है वो ज़्यादा ब्लीड करते हैं तो काफ़ी जगह वो पिकअप हो जाते हैं, और फीमेल्स में सर्कमसिजन नहीं हो रही होती तो फिर ज़्यादा जो इसके सिम्टम्स होते हैं उसमें होता है कि गम ब्लीड हो रहा है, नोज़ ब्लीड हो रहा है, जिस्म पे थोड़ा सा भी कोई चोट लग रही है तो नील पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो वह ना गर्ल ग्रोज अप, आहिस्ता आहिस्ता जब उसके मसले शुरू होते हैं तो वो कहते हैं जी गर्मियों में नक्सीर फूट गई, नोज़ ब्लीड को इतना वो नहीं ले रहे होते, गम ब्लीड, चलो जी अब इसके दांत गिरना शुरू हो गए हैं तो अब इसका गम ब्लीड हो रहा है, ठीक है। और फिर जब वो प्यूबर्टी के एज पे आती है और उसकी पीरियड्स वाला साइकिल शुरू होता है तो जब फैमिली, क्योंकि ये जो सारी डिजीज़ है ना मोस्ट ऑफ देम रन इन फैमिलीज़, ये जेनेटिक होती हैं, ठीक है, यानी अगर पेरेंट्स में से कोई इफेक्टेड है, मोस्टली दे कैन बी स्पॉन्टेनियस लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर जेनेटिक, ठीक है। तो वो पेरेंट्स कहीं ना कहीं फैमिली हिस्ट्री होती है ब्लीडिंग डिसऑर्डर की। लेकिन अब ये होता है कि जब पीरियड्स का सिलसिला शुरू होता है और एक फ़ीमेल को हैवी ब्लीड हो रहा है या क्लॉट्स के साथ ब्लीड हो रहा है या प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो रही है, उसकी 10-15 डेज़ ब्लीडिंग चलती जा रही है, जब सबसे पहले उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उसकी मदर होती है। जब वो अपनी मदर से बात करती है उसकी मदर कहती है बेटा ये तो नॉर्मल बात है, हाँ, मेरे साथ भी यही हो रहा था, हाँ, मेरी नानी के, तुम्हारी नानी के साथ भी यही हो रहा था, तो बस चुप करो, इसके बारे में बात ना करो, वहीं पे उसको चुप करा दिया जाता है।
और जब वहाँ चुप करा दिया जाता है तो वो वहाँ भी अनडायग्नोज्ड होता है। और अनफॉर्चुनेटली ये ख़वातीन जब लैंड करती है इमरजेंसी में विद सम एक्सीडेंट या कोई इनकी इमरजेंसी सर्जरी हो जाती है विदाउट प्रायर डायग्नोसिस, या फिर ये जब डिलीवरी के लिए जाती हैं और वहाँ पे पोस्टमार्टम हेमरेज में लैंड करती हैं, इतना ज़्यादा ब्लीड करती हैं ये डिलीवरी के बाद, या सी सेक्शन हो जाता है विदाउट एनी डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट कवर, इट्स नॉट अबाउट रिकवरी, इट्स अबाउट लाइफ एंड डेथ. Most of them die because of this, because they were not diagnosed and they were not given proper treatment. All this is preventable if it is diagnosed properly. Dr. Rabira, I'm sorry, I will cut you off here. मैं चाहूँगा इसी को हम continue करें because मेरे लिए this is a lot of news and I wish I could have known about this before but I did not. हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, इसी के बारे में बात करेंगे. और अगर आप खुदा ना खास्ता आपको ये लग रहा है कि ओहो बहुत बोरिंग है, ये क्या बात है, ये तुम्हारे घर में कुछ है ही नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अब मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनकी बेटी, छोटी छोटी बेटियों को ये चीज़ें, मैंने सिम्टम्स देखे और मैं अब उनको लिटरली आई एम गोइंग टू कॉल देम कि यार तुम चेक करवा लो कि खुदा ना खास्ता ये नॉलेज. टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं. कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुन. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. आप देख रहे हैं एक और सुबह. डॉक्टर रबीरा जो बता रही थी, डॉक्टर रबीरा आपने बता दिया, मैंने आज भी अपॉलॉजीज़ विद दैट कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है आज ये शो करना. बड़े कम ऐसे शोज़ होते हैं जिसमें मुझे अपने आप को कंटेंट रखना बड़ा मुश्किल होता है और आज ऐसा है. मैं बड़े गौर से भी आपको सुन रहा हूँ बिकॉज मैं ब्लड जैसी चीज़ है ना कि मुझे बहुत बहुत डर लगता है. अल्लाह ताला आप दोनों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए. डॉक्टर रबीरा, वहीं से वापस रिवर्सल करते हैं. जब नहीं पता चलता, बच्ची ने बता दिया, वहाँ पर एक पेरेंट को अब क्या करना चाहिए? What she has to do से डायग्नोज कैसे करवा सकती है? अगर आपके बच्चों को बचपन में बहुत ज़्यादा नाक से खून निकल रहा है या बहुत ज़्यादा उसके दांतों से या गम ब्लीड हो रहा है या उसके जिस्म पे नील पड़ रहे हैं, धब्बे पड़ रहे हैं, ठीक है, अनयूजुअल नक्सीर फूट रही है, बेशक आप उसमें एक उसकी ENT कंसल्टेशन करा लें, ठीक है, लेकिन प्लीज़ उनको रूल आउट कराएं कि कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर ना हो. प्यूबर्टी के बाद इफ़ दे हैव हैवी पीरियड्स और प्रोलॉन्ग पीरियड्स, प्लीज़ टेक देम टू देयर गायनोकोलॉजिस्ट. उनके गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो उनको एवेल्युएट करेंगी. बेसिक टेस्ट होते हैं जो आम हर लैब से हो जाते हैं, जिसमें PT, APTT, BT, CT, ये कॉमन बेसिक टेस्ट हैं जिनको हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं. इन स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर कोई मसला आता है तो फिर हम आगे फर्दर एवेल्युएट करते हैं कि इसमें स्लो डाउन मुझे बताएं कि कौन कौन से टेस्ट हैं जो हमें फिल PT, APTT, BT एंड CT और CT, यस, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम. ओके, ये बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं. ऐसा ना हो कि लोग जो हैं ये देखने के बाद ही कहेंगे जी हमें डराया जा रहा है. ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के बच्चों को अगर नक्सीर आती है तो उनको यही मसला है. खुदा ना खास्ता मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा नक्सीर आती थी, इस कदर कि मेरे पेरेंट्स मुझे मार्केट तक नहीं लेके जा सकते थे दिन के टाइम में, क्योंकि उनको ये होता था कि ये वहाँ तो एक वक्ता पड़ जाएगा और हमें जो है वो, क्योंकि 3-4 दफ़ा ये हमारे साथ हो चुका था. मैं इवन नहीं, अब नहीं आती है. मैं इवन हमारा जो घर है, हमारा जो ड्राइववे है वो थोड़ा लंबा है, तो अक्सर मैं उसमें जाते जाते, जैसे वैन ने बाहर उतारा और मैं उससे जाते जाते जब तक मैं अंदर पहुंचती थी तब तक मेरे हाथ भरे हुए होते थे खून से. लेकिन ज़रूरी नहीं, मेरा ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इसका इलाज होता है. नक्सीर भी अगर उन्हें आती है तो इलाज होता है इसका, और इलाज से वो मसला ख़त्म हो जाता है. आपने डरना नहीं है, ये नहीं समझना कि हर बच्चा जिसे नक्सीर आती है उसे इशू हो सकता है, लेकिन फिर भी आप रूल आउट कराएं. ये टेस्ट जो बता रही हैं डॉक्टर साहब, बहुत ही आसान से टेस्ट है, कहीं से भी हो जाए. बिल्कुल, और इसमें ये नहीं है नक्सीर फूटना तो एक सिम्टम है ना, इसके साथ आपको और भी सिम्टम्स नजर आएंगे जिसमें मैंने बात किया, नील पड़ना, गम ब्लीड होना, या कहीं से कट लग जाए या चोट लग जाए, वहाँ से ज़्यादा देर तक ब्लीड करना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं. तो फिर हम उनको ठीक है. अगर देखो बॉयज़ में अगर आप कहें, आपने कहा कि जब उनका सर्कमसिजन होता हो उस वक्त पता चल जाता है कि ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता ये हो सकता है कि उस बच्चे को हीमोफीलिया हो और उसको उस वक्त ब्लीडिंग उसकी रुक गई हो, उसे इतना पता ना चला हो, जैसे आपने कहा डॉक्टर्स को भी नहीं पता चलता कि हो रहा है कि नहीं. यूजुअली हम डॉक्टर से नहीं करवाते हैं. अगर पुराने वक्तों में देखें, गांव में देखें, somebody else who comes in and does that, ठीक है, अभी बहुत कम. तो उस सिचुएशन में कैसे मर्द डायग्नोज या लड़का डायग्नोज करा सकता है और पता चल सकता है कि इसको हो सकता है?
क्या सिम्टम्स? उसमें यही है कि जिस तरह डॉक्टर ने अबीदा ने कहा कि ये टेस्ट हैं, ये फीमेल्स के अंदर और मेल्स के अंदर ये जनरल टेस्ट हैं, तो ये उसके अंदर करवा सकते हैं। जैसे उसको भी नक्सीर हो Symptoms सकते same होते हैं, सेम टू almost। सिम्टम्स सेम ठीक होते हैं, सिम्टम्स सेम होते हैं। तो ये टेस्ट यही एक जनरल टेस्ट है जो कि बोथ फीमेल्स और मेल्स के अंदर करवाए देखिए सिमिलर जा सकते हैं। देखो नहीं हो सकते, जैसे आप खवातीन को पीरियड्स होते हैं उससे बिल्कुल। पता चल सकता है। तो नक्सीर फ्रीक्वेंट, हलीमा इज़ वेरी राइट, नक्सीर एक ऐसी चीज़ है जो हमें बचपन में हम सबको फूटी हुई बिल्कुल, होता है, बिल्कुल। और कभी कभी गर्मियों में ज़्यादा हो जाती है, हम गर्म चीज़ें खा रहे होते हैं, हम कोई ठंडी चीज़ नहीं खाते हैं, और बच्चे बाहर खेल रहे और होते हैं, बच्चे उस बाहर तरह की खेल रहे चीज़ों होते की हैं, दैट वजह इज़ से, वेरी yes, ट्रू। हाँ। तो ये क्या सिम्टम्स होते हैं? क्या पीलापन पड़ना, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं खून की कमी होती है तो हम कहते हैं पीला पड़ रहा है बंदा, तो क्या उससे भी होता है कि उससे भी हेमोफीलिया हो बिल्कुल सकता है? बिल्कुल उससे भी सिम्टम्स होते हैं कि बच्चे का रंग एज़ यूजुअल क्यों इतना पीला हो रहा है, कि अंदर इंटरनल ब्लीड तो नहीं हो रहा, क्योंकि जब इंटरनल ब्लीड होता है बच्चा जब बाहर जाके खेलता है, हम उसको बच्चे को खेलने से मना नहीं कर सकते। जब वो भागता है या गिरता है उस टाइम उसका नहीं पता चलेगा कि मुझे ब्लीड हो रहा है, तो फिर उसके जॉइंट सूज जाते हैं। जैसे ही वो एक रेस्ट पोजीशन पे आता है तो उसका जॉइंट, चाहे वो नी है, चाहे वो एंकल है, चाहे वो एल्बो है, तो वो एकदम सूजन स्वेल हो करने जाती लगे, है वहाँ सूजन पे। हो जाती है और वो मूवेबल नहीं होता। अगर उसकी बर वक्त ट्रीटमेंट नहीं है तो वो उधर ब्लीड होते होते तो वो जॉइंट ख़राब हो जाता है, वो डिसेबिलिटी के अंदर आ मफलूज हो जाता है वो, मफलूज हो जाता है। joint। हमारे कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि हमारे सेंटर में रजिस्टर्ड है, जो कि जिनका पहले ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ, जो कि अवेयरनेस नहीं थी, अवेयर नहीं हुए थे, तो वो आज व्हील चेयर पे आए हैं। अच्छा डॉक्टर अबीरा, आप लोग तो इस हवाले से काम कर रहे हैं, आप लोगों का जो पूरा सेंटर है वो इस हवाले से आगाही फराहम कर रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, हमारे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। हम बहुत सारी बीमारियों के हवाले से जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पिंडी, इस्लामाबाद या ड्राइंग रूम सिटीज़, लाहौर, कराची, बड़े बड़े जो शहर हैं उनमें तो फिर भी इस हवाले से थोड़ी बहुत आगाही है, लेकिन अगर हम इस 20 किलोमीटर के रेडियस से बाहर निकले तो लोगों को पता ही नहीं है कि ये बीमारी क्या है। तो वहाँ पे आप लोगों को किस तरह से फेस करना पड़ता है इस चीज़ को, और क्या जो आप लोगों के पास केसेस आते हैं वो ज़्यादातर अनडायग्नोज ऐसी जगहों के होते हैं जो फार फ्लंग एरिया में लोग होते हैं, वहाँ पे डायग्नोसिस नहीं हो पाता उनका? अच्छा, इसमें ये होता है कि हमारे पास जो ज़्यादातर पेशेंट्स रजिस्टर्ड है वो इसी एरिया के हैं। इसके अलावा हमारे पास कश्मीर वाले कुछ पेशेंट्स भी रजिस्टर्ड है, और कुछ हम गिलगित बल्तिस्तान वाले पेशेंट से भी डील कर रहे होते हैं ना। और ये जो हीमोफीलिया पेशेंट्स वेलफेयर सोसाइटी है, बड़े जो शहर हैं जिसमें रावलपिंडी शामिल है, लाहौर शामिल है, कराची, कोयटा और पेशावर, ये 5 जगह हैं जहाँ पे ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ पे ये इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है। तो ज़्यादातर ये होता है कि जो जिस प्रोविंस का, जहाँ पे अगर कोई इस तरह का कोई प्राइमरी हेल्थ केयर या BHU वगैरह में इस तरह का कोई पेशेंट लैंड करता है तो वो उसको टर्शरी केयर में रेफ़र कर देते हैं, और वहाँ से कहीं ना कहीं से लिंक निकल के वो हमारे पास पहुँच जाता है। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा मसला यही है कि हमारी आउटरीच इतनी ज़्यादा नहीं है, और उसी की वजह यह है कि एस्टिमेटेड 25,000 पेशेंट्स में से वी हैव ओनली अप्रॉक्सीमेटली रीच्ड 5,000 पीपल, और बाकी के जो 15,000 मरीज़ हैं वो अभी तक अनडायग्नोज्ड हैं। हमें नहीं पता वो कहाँ पे हैं, हमें नहीं पता उनको डायग्नोज्ड है और अनडायग्नोज्ड एंड अनटच्ड। फिर हाउ डू यू नो दैट दे हैव? This is according to the statistics. अच्छा। According to the statistics, the नहीं अबीरा, मुझे ये समझाने की yes, कोशिश करें yes. आप कि अगर आप स्टैट्स तभी बता सकते हैं ना जब वो डायग्नोज हुए हो, तब स्टैट्स बताता है। एक चीज़ होती है इंसिडेंस रेट, ठीक है, उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक पॉपुलेशन में इस डिजीज़ का इंसिडेंस कितना होगा, तो वो हम उससे कैलकुलेट करते हैं, तो उससे हमें पता चला है कि रफ एस्टिमेट, दिस इज अ रफ एस्टिमेट कि हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट 25,000 तो होने चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर पॉपुलेशन, ठीक है। और उसमें से भी सिर्फ 5,000 है। आई हैव अ क्वेश्चन, मुझे आप प्लीज इसके बारे में आगाह करें। एक है मेजर और माइनर, बहुत सारे डिजीजेस का मेजर और माइनर होता है कि अगर आपके पेरेंट्स से आया है, अगर दोनों की तरफ से आया तो इट बिकम्स मेजर, अगर एक के साथ आया तो इट इज माइनर, ठीक है। साइंस में थोड़ी सी पढ़ी है तो उससे अंदाजा है। क्या इसमें भी ये होता है कि क्योंकि जैसे why am I forgetting the name of that disease जिसमें ब्लड का ही वो होता है, थैलेसीमिया, ठीक है। थैलेसीमिया में अगर माइनर होता है तो वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, फिर उसमें आपको कम सिम्टम्स आ रहे होते हैं, वो कंट्रोलेबल भी होता है। मेजर होता है तो इट इज वेरी लाइफ थ्रेटनिंग। क्या इसमें भी मेजर और माइनर वाला कोई सीन है? आप दोनों प्लीज आगाह इसमें ये होता है कि माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, इसकी 3 टाइप्स होती हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू जेनेटिक्स, दिस इज रिलेटेड टू द फैक्टर लेवल्स, या जो भी आपका कम अंदर से क्लॉटिंग फैक्टर है उसके लेवल कितने हैं, और जेनेटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर हम हीमोफीलिया की बात करें तो हीमोफीलिया इज़ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब ये है कि अगर माँ
क्योंकि जो बेटी होती है उसके पास 2 एक्स होते हैं, एक माँ की तरफ से आता है और एक बाप की तरफ से आते हैं, ठीक है। अगर माँ की तरफ से सही वाला एक्स आ गया और बाप की तरफ से भी एक्स आ गया तो शी विल बी नॉर्मल। अगर माँ की तरफ से खराब एक्स आ गया है और बाप की तरफ से नॉर्मल है तो शी विल बी अ कैरियर, ठीक है। अब लड़कों में क्या होता है, लेकिन वो इतनी ज्यादा स्टेज उसकी खराब नहीं होगी बिल्कुल ना? बिल्कुल, शी विल बी अ कैरियर, शी कैन बी सिम्प्टोमेटिक और शी कैन बी एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन लड़कों में क्या होता है, लड़कों में बिकॉज दे हैव ओनली 1 एक्स जीन, अगर माँ की तरफ से सही वाला एक्स जीन आ गया तो ठीक है, लड़का नॉर्मल होगा बिल्कुल। लेकिन अगर माँ की तरफ से डिफेक्टेड एक्स जीन आ गया तो इसका मतलब है कि उसमें फुल फादर की तरफ से तो फिर उसमें वाई आया उसमें बिल्कुल बिल्कुल, तो वो फुल क्या फ्लैश इसमें डिजीज होगी। प्रोबेबिलिटी है कि हम इसको कह सकते हैं कि मर्दों में ये ज्यादा पाई जा सकती है एज कम्पेयर टू खवातीन? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मर्द इज मोर प्रोन टू हैव दिस डिसीज देन दैट। बिल्कुल ऐसा ही है। एक फैमिली में अगर 5 बच्चे हैं तो उसमें से 2, 3, 4 हो सकते हैं हीमोफिलिक पेशेंट। डू यू माइंड इफ आई आस्क यू, माजरत के साथ मैं आपसे पूछ सकूं, आपके जेनेटिकली आपको ये बीमारी है? बिकॉज़ वो ज्यादा लोग अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। बिल्कुल जेनेटिकली हु हैज इट बिफोर, अगर आप बताना चाहें, अगर आप कंफर्टेबल है, किसको थी और किससे आपको लगता है कि ट्रांसफ्यूज हुई आपको? जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि मदर की तरफ से ये सच ट्रैवल होता है। नो, शी हैज नो हीमोफिलिया। हमारी फैमिली बैकग्राउंड अगर हम देखा जाए तो बेसिकली, तो अगर हम अपनी फैमिली के बैकग्राउंड में जाए तो वहाँ पे हमारी सच एक जो है कज़न्स दूर के जो उनकी डेथ हो चुकी है इसी बीमारी की वजह से, क्योंकि डायग्नोज नहीं हुआ इस वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है, डायग्नोज नहीं हुआ, फिर ऐसा उनका एक्सीडेंट हुआ और वो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हुई कि वो। आपको डायग्नोज कैसे हुआ था? हाउ डिड यू नो दैट यू हैव इट? सर्कमफ्यूज के टाइम पे? उससे पहले टेस्ट करवा लिया था, उससे पहले अच्छा। और इसमें एक बात ये भी है कि ये तो हम हीमोफीलिया की बात कर रहे हैं ना, विच इज़ एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इसके अलावा जो बाकी डिसऑर्डर्स हैं जैसे वॉन विली ब्रांड डिजीज इज़ वेरी कॉमन इन आवर कंट्री, ठीक है। वो क्या है? वॉन विली ब्रांड डिजीज भी एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें वॉन विली ब्रांड फैक्टर कम होता है, वो भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और जब वो नहीं होता तो उसमें भी वही सारे सिम्टम्स। अच्छा, अब हम वापस आके मैं हलीमा, आई थिंक आई एम श्योर, मुझे भी हलीमा और मैंने भी पहली बार ये वर्ड सुना है। हम चाहेंगे कि हीमोफीलिया और इसमें फ़र्क क्या है, हाउ डू यू डायग्नोज, और दोनों में क्या सिम्टम्स और क्या चीज़ें डिफरेंट है। लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद वापस हाजिर हूं, कहीं मत जाइएगा, साथ रहें। जी, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि हीमोफीलिया के हवाले से तो चलो फिर भी हमें थोड़ी सी नो-हाउ है, या फिर जो है हमें पता है कि जी ये बीमारी होती है, इसका नाम हमने कभी ना कभी सुना हुआ है, कभी ना कभी पढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत सारी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिनका नाम भी हमने कभी नहीं सुना, हमें नहीं पता कि वो क्या है। तो क्या क्या नाम है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के और डिफ्रेंशिएट कैसे किया जा सकता है कि ये हीमोफीलिया का पेशेंट है और ये किसी और ब्लीडिंग डिसऑर्डर का? ठीक है, आप लोग की चाय और पानी साथ पड़ा है, आप भी पी सकते हैं। अगर आप हमें देख रहे पीते पीते तो आप भी ले सकते हैं, ये ना कहिएगा हम। ठीक है। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब भी ये क्लॉटिंग वाला हमारी बॉडी में सिस्टम शुरू होता है ना, तो इसमें अगर मैं एक बहुत जनरल बात बताऊँ तो इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक चीज़ होती है हमारे पास प्लेटलेट्स, अगर प्लेटलेट्स में कोई भी मसला होगा तो वो कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा। दूसरी चीज़ होती है क्लॉटिंग फैक्टर्स 1 to 13, अगर उनमें से कोई एक भी मिसिंग है तो वो कोई ना कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर करेगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ मैं बात करूँगी वॉन विली ब्रांड फैक्टर की, वो भी ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर उसका भी कोई मसला होगा तो कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा, ठीक है। अब ये है अगर प्लेटलेट्स का काउंट कम है तो वो भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, और अगर उसका फंक्शन नहीं हो रहा तो उसमें 2 तरह के आते हैं, एक उसमें होता है ग्लैंसमैन थ्रोम्बोसिथेनिया और दूसरा बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, ठीक है। बहुत मुश्किल नाम है ये जितने मुश्किल आप नाम बता रही हैं, ये हमें 100 साल लगेंगे याद करने में, लेकिन बस ये एक जनरल मैं बता रही हूँ, या तो प्लेटलेट का मसला होगा या कोई क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंट होगा, जिसमें अगर हीमोफीलिया की बात करें तो फैक्टर 8 और 9 डेफिशिएंट होते हैं ना, और या फिर का मसला हमारे किसी और को भी था, हाँ, ठीक हो गया। या फिर उसमें ये होता है कि फैक्टर 3, 5, 10, 11 कोई भी मिसिंग हो सकता है ना,
या फिर वॉन विलीब्रांड फैक्टर मिसिंग होता है तो उनको हम वॉन विलीब्रांड डिजीज़ लेबल कर देते हैं, ठीक है। बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट वही होते हैं इनके, PT, APTT एंड BTCT, और उसके बाद हम आगे फर्दर जब हमें सस्पिशन होता है कि जी हाँ इसमें क्लॉटिंग कोई ना कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो फिर हम फर्दर वर्कअप कराते हैं जिसमें हम उनके फैक्टर लेवल्स चेक करते हैं, हम प्लेटलेट का फंक्शन चेक करते हैं, और उसके बाद हम उसको डायग्नोज करते हैं कि अच्छा जी इसका ये वाला है और इसका ये वाला है। हाँ। और इन सब का ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। प्लेटलेट्स वालों का जो है उनको हम प्लेटलेट्स लगा देते हैं, जो ये क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसीज होती है इसमें जो भी फैक्टर मिसिंग होता है 8, 9 जो भी हम Alright. वो तो ये लगाते इजीली हैं। अवेलेबल है पाकिस्तान में? बिकॉज प्लेटलेट्स का तो हमें पता है, जैसा हमारे ने बिल्कुल। कहा कि कुछ लोगों के प्लेटलेट्स जो है वो कम हो गए थे और उसके बाद फिर बढ़ गए, तो हमें पता है कि प्लेटलेट्स मौजूद हैं, लेकिन जो भी फैक्टर मिसिंग हो क्या वो मौजूद होता है पाकिस्तान में अच्छा। सेपरेटली अवेलेबल है? हाउ This डू यू is- नो देम? अब मैं तो जिनको जानता हूं उनको आप नहीं जानती हैं। मैं आप जिसको जानते हो मैं हर उस इंसान को जानती हूँ। अच्छा, इसमें ये है कि प्लेटलेट्स तो इजीली मिल जाते हैं ना। ठीक है। अब ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स और ये वॉन विलीब्रांड फैक्टर होते हैं, यूजली जो प्लाज्मा हमें मिल रहा होता है वाइट ब्लड, जैसे आम ज़बान में कह रहे होते हैं FFPs, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या क्रायो प्रेसिपिटेट्स, उसमें होता है। पहले ज़मानों में हम वही लगाते थे, वो पूरा प्लाज्मा का बैग चढ़ा दो, जो भी उसमें फैक्टर कम है वो उसको मिल जाएगा तो उसका मसला हल हो जाएगा। ओके अच्छा। ओके। बट ड्यू टू दीज ट्रांसफ्यूजन्स, हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारे पेशेंट्स की, दे हैव ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस, उनमें हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C एंड इवन HIV पॉजिटिव वो हुए हैं सिर्फ इन ट्रांसफ्यूजन्स की वजह से। ओके। अब अगर हम पूरी दुनिया की बात करें ना, तो दे हैव डेवलप फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स, जो भी फैक्टर डेफिशिएंट है उसको उन्होंने प्लाज्मा से अलग किया है ठीक है। और वो पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, उसका इंजेक्शन बनाते हैं और वो बस लेकिन at the पाकिस्तान time में है? of पाकिस्तान में भी वो हमें एज अ डोनेशन आता है फ्रॉम वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया। इट इज़ नॉट अवेलेबल लोकली एंड इट इज़ वेरी 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 एक्सपेंसिव, वेरी वेरी और आप लोग जो एक्सपेंसिव। लगाते हैं वो पैसे दे वो के भी लगाते हैं एक्सपेंसिव free? है। इसमें यह है कि यूजली वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की तरफ से जो डोनेटेड फैक्टर्स आते हैं ना, बिकॉज वी वर्क इन कोलैबोरेशन विद क्वाइट अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और वो हमें इंटरनेशनल डोनेशंस भेजते हैं इन फॉर्म ऑफ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स, तो हम अपने पेशेंट्स को वो दे देते हैं, लेकिन हर टाइम वो अवेलेबल नहीं नहीं होते होता। हैं। Of course not. क्योंकि जब वो डोनेशन देंगे तो ऑब्वियसली हम आगे दे देंगे, जब वो डोनेशन नहीं देंगे तो हम कहाँ से और बहुत देंगे। लिमिटेड होगा। हमजा, आई वुड लाइक टू आस्क, जैसे मैंने आप लोगों से पहले पूछा था, जैसे मेरी तरह का इंसान होगा वो शुगर के साथ इसको वो कर देगा, Interlink कर कंफ्यूज कर देगा। देगा। फॉर इंस्टेंस खुदा ना खास्ता किसी को शुगर है तो बाद में पता चलता है उसका, इससे हम कहते हैं वो इसको शुगर है इसलिए इसका कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर लेटर इन द स्टेज आप डायग्नोज करते हैं हीमोफीलिया, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक शुगर के पेशेंट को, एक हीमोफीलिया के पेशेंट को? कि अक्सर किसी का ब्लड नहीं रुक रहा होता तो हम यही कह रहे होते हैं कि यार इसका शायद इसको शुगर है इसलिए नहीं रुक रहा। बिल्कुल, इसको काफ़ी जो लोग हैं वो कंपेयर कर लेते हैं कि शुगर है या इस वजह से, लेकिन शुगर जो है वो ओल्ड एजेस में ज़्यादा प्रेफर होती है या ओल्ड एजेस में ज़्यादा होती है, लेकिन ये जो हीमोफीलिया है या जो भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है ये एक बाय बर्थ होता है, तो इसकी वजह से ये शुरू में अगर नहीं भी पता चला तो FFP लेते हैं अगर फैक्टर कॉन्सेंट्रेट नहीं है या प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है पेरेंट्स को, तो फिर उसके अलावा ये है कि जैसे ही फिर जो डॉक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अवेयर नहीं होते, तो ये है कि जो बेसिक टेस्ट जिस तरह डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर बीरा ने, कि बेसिक टेस्ट है वो तो लाजमी करवाने पड़ते हैं। वो जब अच्छा, आप लाजमी एज ए करवा पेशेंट लेते हैं, अगर मैं बताऊं तो चलो उन्होंने बता दिया, एज ए पेशेंट आप दोनों से पूछूं, डू यू फील एनी कमी इन योर बॉडी? फॉर इंस्टेंस जैसे कमी इन अ सेंस, आई एम सॉरी टू आस्क दिस क्वेश्चन, कि आपको कमजोरी फील होती हो या कोई ऐसी चीज जैसे किसी में मैग्नीशियम कम होता है, Lethargic हो जाता कोई है बंदा, ऐसी, ये तो- इज देयर एनी सिम्टम जो आपको इस तरह के फील होते हो, सर में दर्द होता हो, बाल गिरते हो, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम यू एंड देन आई विल स्विच टू हर? बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें डिपेंड करता है, इसमें होता है कि ब्लड ग्रुप्स भी होते हैं ना, जिस तरह हर एक का ब्लड ग्रुप होता है। अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा O नेगेटिव ब्लड है, Which is very rare. विच इज़ वेरी रेयर। अगर मुझे ब्लीडिंग हो गई है, ठीक है, तो मेरा HP लेवल डाउन, बिल्कुल लो पे चला जाएगा। अच्छा। मेरी लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन होगी। मुझे अगर मैं यहाँ अगर सोफ़े पे बैठूँ, अगर मुझे ब्लीड हो गया, अगर मैं अचानक अल्लाह ना उठूँगा करे। तो मुझे चक्कर आएंगे, आंखों के आगे मेरे अंधेरा आ जाएगा, तो वो बिल्कुल ऐसे कि बिल्कुल लो फील करते हैं। जिसकी वजह से मैं आपको बताऊं कि ब्लीडिंग थी जब मुझे तो स्वेलिंग हो गई थी मेरे अच्छा, जॉइंट्स के ओए अंदर। होए तो मेरा इसी तरह से एक सेमेस्टर जो है मेरा स्टडीज़ का, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, तो मैं अच्छा, पेपर्स आपकी नहीं दे बात से सकता मैंने था। अखज़ किया ये पेशेंट टू पेशेंट है, यानी कि हीमोफीलिया के पेशेंट टू पेशेंट में सिम्टम्स Yes, डिफर करते हैं। yes. आपको कोई और आपको फील होता अच्छा, है? इसमें ये होता है कि यूजली क्योंकि हम ज़्यादा ब्लीड कर रहे होते हैं ना, तो हमारा ऑब्वियसली आयरन लेवल लो ही रह रहा होता है, SP लो रह रहा होता है, उस वजह से लेथार्जी और ये सारी चीज़ें,
और फिर आपका स्कूल मिस हो रहा है, आपकी जॉब से आपको ज़ाहिर है ऑब्वियसली हर कोई ये बात नहीं समझ रहा होता। आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी जॉब से आपको बार बार छुट्टी लेनी पड़ रही है, वो एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है। और फिर इसके साथ ये तो हम सारे फिजिकल सिम्टम्स की बात कर रहे हैं ना, इसके साथ जो साइको सोशल इश्यूज एसोसिएटेड है ना, मतलब वो इतना ज़्यादा स्टिग्मा। Let's talk about those psycho issues after this break. I think that's also very important कि एक तो स्टिग्मा लगा देते हैं, ऊपर से दूसरा बंदा जो टारगेटेड हो रहा होता है उसको कितना इसका प्रेशर होता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, साथ रहें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुब, और डॉक्टर अबीरा हमें बता रही थी कि जो साइकोलॉजिकल इश्यूज इसके साथ अटैच होते हैं, जो साइको सोशल इश्यूज इसमें जो स्टिग्मास अटैच हो जाते हैं, ना कि सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन में भी, यार इसको तो ये बीमारी है, कहाँ तक ख़ानदान में भी जब रिश्ता का टाइम आता है तब भी कहते हैं अच्छा ओ इसको ये बीमारी है। एंड ऑफ कोर्स जो पेरेंट्स होते हैं वो बताते हैं हमारी बेटी को ये, बिकॉज लेटर ऑन पता चल जाए तो वो तो एक अजाब आ जाएगा। आई एम श्योर आप उसी को ही टारगेट करी थी। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये एक तो सबसे बड़ी बात कि स्टिग्मा इसके साथ लगा देते हैं कि पता नहीं इसको तो पता नहीं क्या है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है ना कि अगर बंदे को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है विद अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, दे कैन लिव अ क्वाइट हेल्दी नॉर्मल लाइफ। जो है ना, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैंने जो नोटिस किया वो इस तरह की बीमारियों को समझते हैं कि ये लग जाएगी हमें, और वो लगने की वजह से ना कि अच्छा इसका प्लेट भी अलग कर दो, इसका ग्लास भी अलग कर दो, ये भी मैंने नोटिस किया है लोगों में कि ये होता है। इस तरह की चीज़ें तो खैर कम होती है इस ब्लीडिंग डिसऑर्डर के साथ, बिकॉज फिजिकली यू डोंट लुक लाइक अ पेशेंट और एनी, आपको लोगों को पता नहीं चल रहा होता कि आप कोई मरीज़ है या आपको कोई मसला है ना। लेकिन इसमें ये होता है कि आपके गम लीड हो रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो लोग देख के कहेंगे अच्छा तुम्हारे तो दांत से खून निकल रहा है, तुम्हारे दांत पे खून लगा हुआ है। फिर आगे थोड़े बड़े होंगे, जब ये पीरियड्स वाला मसला शुरू होगा तो वो ज़ाहिर है क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, आप स्कूल मिस कर रहे हो, आपकी स्टडीज़ इफ़ेक्ट हो रही हैं, आपकी जॉब इफ़ेक्ट हो रही है, ये सारी चीज़ें। और फिर जब रिश्तों का टाइम आता है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मसला होता है। ख़ास तौर पे जो फीमेल्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो वैसे ही एक अच्छी खासी खातून में 100 कीड़े निकाल के जाते हैं रिश्ते के टाइम पे। तो अगर किसी को बता देना तो वो एक फ्राउन भी आएगा ना, वो भी दिल को टच होता है कि अच्छा क्या बीमारी है ये, अच्छा तो फिर इज देयर समथिंग एब्नॉर्मल। और उस बीमारी के साथ वो रिश्ता करें ना या ना करे, पूरे जहान में ढिंडोरा जरूर पीट देंगे कि अच्छा ये तो एक बीमार है। हाँ, वो बिल्कुल। और हमजा, did you face the same thing कि are you guys married? You guys हमजा तो engaged है, I'm married. Yes. You're married? MashaAllah, congratulations. And how's your husband? I'm going to ask you that. That's a very important question. हमजा की भी मंगनी हो गई। अच्छा हमजा, चुप रुस्तम निकले हो तो। अच्छा सब करे कुछ ना कुछ सिवाय हुमायूं से बस। आप क्या मतलब आप नहीं कर रहे? ये क्या सवाल था? आप मेरे पास आए, मैं आपके पास नहीं आया। अच्छा, आप मुझे बताएं, मतलब did you face the same this I think social stigmas? बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो जो मेल्स होते हैं उनको बाहर जाके जॉब करनी पड़ती है, ठीक है, तो जॉब करने के साथ साथ अंदर तो नहीं मिलती, कोई बाहर जाके मिलती है। बिल्कुल, ये बदला ले रहे हो आपने मेरे साथ अभी शादी वाला किया। अच्छा चलो। तो ये है कि जिस तरह ब्लीडिंग अगर जिस तरह हो गया तो आयरन डेफिशिएंसी कम होती है, जॉब से छुट्टियां होती हैं, फिर उसका फिर जो एक मर्द है उसी ने कमाना है घर के लिए। आजकल ये है कि फ़ीमेल्स भी कमाती हैं, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि दोनों को साथ मिलकर अपना घर चलाना चाहिए। देख रही हैं आपकी होने वाली बेगम जी, आप जरा सही वाले स्टेटमेंट्स दे दें, वरना उन्होंने आपको घर जाके विमेन एम्पावरमेंट के बारे में ज़्यादा बोले। अभी आप उस स्टेज पे हैं जब सब अच्छा होना चाहिए। और अभी आधे में हैं आप, पूरा नहीं हुआ अभी कुछ भी। बिल्कुल, तभी मैंने बोला है कि दोनों को साथ में करना चाहिए ना, बच्चा तो हो जाएगी ऐसे। बिल्कुल। डॉक्टर बीरा, हाउ इज योर हस्बैंड, हाउ सपोर्टिव ही इज? ऑफ कोर्स ही इज, तभी आज आप यहाँ बैठी हुई हैं, लेकिन आई वुड लाइक टू नो अबाउट इट। ऐसे अच्छे इंसान के बारे में बात करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। आई थिंक अगर आपके हस्बैंड की, और सिर्फ हस्बैंड की नहीं उनकी फैमिली की भी, आपके इन लॉज की भी सपोर्ट ना होना तो यू कैन नॉट लिव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। तो सच बात है, ठीक है। बहुत सारी आप तो इतनी खुश हुई हैं, मुझे लगता है कुछ बहुत अच्छे हैं। हाँ शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छे। इनका एक बेटा भी है छोटा। माशाल्लाह। हाउ ओल्ड इज ही? ही इज 2 years old. 2 years old. तो वो जो पूरा मेरा टाइम था शादी के बाद वाला और फिर प्रेगनेंसी वाला और फिर डिलीवरी के बाद वाला, जो
पूरे मेरी ब्लीडिंग वाले मसले थे was उसमें there. ही वाज देयर हाय, हाय, माशाल्लाह। अच्छा और हर तरह से कन्वर्सेशन को थोड़ा इट्स सा नॉट अबाउट ओनली कि उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट में सपोर्ट किया, ही सपोर्टेड मी इन एवरीथिंग। और अब ये जो मैं सारा काम कर रही होती हूँ या मैं जॉब भी कर रही हूँ और साथ में ये वाला काम भी कर रही हूँ, तो इसमें कभी मुझे ये नहीं कहा कि अच्छा तुम घर बैठ जाओ या तुम ये ना करो। Dr. Venus, में आपके हस्बैंड को क्यों, why is he so supportive? What do you think? What can be behind it? I just want to आई know थिंक that. ही लव्स मी। Oh, look at that. मैं समझा कहते तरबियत थोड़ी चंगी होती है। माशाल्लाह देखा माशाल्लाह because माशाल्लाह मोहब्बत हो आप गई। लोगों को ऐसे ही मोहब्बत रखे, ऐसे ही अल्लाह ताला होता ऐसे ही। है। अच्छा अब थोड़ा सा इस कन्वर्सेशन को ना थोड़ा इस तरह भी करते हैं। हमने ट्रीटमेंट्स के हवाले से बात कर ली, हमने कि किस तरह डायग्नोसिस करना है उसके हवाले से बात कर ली। अब एक बंदे का डायग्नोज हो चुका है, ठीक है, एक खातून है जिनका डायग्नोज हो चुका है कि उनको ये मसला है। अब उन्होंने अपनी केयर कैसे कर रही है, क्योंकि जो उनका साइकिल है वो भी हर महीने आना है और उसमें भी उनकी ब्लीडिंग होनी है, और फिर उसके बाद आगे जाके जिस तरह ये डिलीवरी के मसले मसाइल होते हैं उसमें भी कहा जाता है कि जी कम से कम 3 बोतलें जो हैं वो खून की, एक नॉर्मल डिलीवरी में आपका खून जो है वो निकलता है, और जब आपका सी सेक्शन होता है तो कम से कम 9 बॉटल्स ऑफ ब्लड लॉस होता है एक फ़ीमेल का, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो उसमें उसने अपना ख्याल कैसे रखना है, या उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जिस तरह माशाल्लाह आपकी फैमिली है, आपके हस्बैंड है, उन्होंने उस लड़की का ख्याल किस तरह से रखना है? अच्छा, इसमें ये होता है कि क्योंकि ये पेशेंट शुरू अगर डायग्नोस खैर नहीं भी होते हैं तो मैं बता देती हूँ जनरल से ट्रीटमेंट जो आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई गम ब्लीड हो रहा है, आपका नोज़ ब्लीड हो रहा है, तो इसमें एक सिंपल मेडिसिन आती है जिसको हम कहते हैं ट्रांजमीन, ट्रांएग्जामिक एसिड होता है। वो बेसिकली दैट हेल्प्स इन क्लॉटिंग। वो कैप्सूल फॉर्म में आता है और वो हम देते हैं 500 mg वाली उसकी जो कैप्सूल्स आते हैं वो हम 2 TDS देते हैं या 1 QID यानी 4 टाइम्स अ डे देते हैं। उसकी 2 to 3 ग्राम पर डे की डोज होती है, ठीक है। अगर तो माइनर सिम्टम्स होते हैं तो वो उससे कंट्रोल हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर गम ब्लीड हो रहा है तो हम उनको बता देते हैं कि आपने अपनी ओरल हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है। नोज़ ब्लीड हो रहा है तो उसमें क्या करना है, बेसिक ये चीज़ें हम उनको बताते हैं। और जॉइंट ब्लीड जो होता है, जो लड़कों में ज़्यादा कॉमन होता है, फीमेल्स में भी होता है बट कंपैरेटिवली वेरी लेस, लड़कों में ज़्यादा कॉमन होता है, तो उसमें हम कह देते हैं कि इसको हम कहते हैं राइस थेरेपी। उसमें हम लोग कर रहे होते हैं कि उसको एक तो रेस्ट करना होता है, आइसिंग करनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अगर पता नहीं होता और आपका एक जोड़ा सूज रहा है ब्लीडिंग की वजह से और आप उसके ऊपर गरम आइसिंग की जगह गरम टिकोर कर टिकोर देते हैं नहीं तो बेसिकली वो फ़ायदे की जगह नुकसान दे रहा होता है। तो आइसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स कंप्रेसिंग द ब्लड वेसल्स और वो ब्लीड को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सी इज़ फॉर कंप्रेशन, आपने उसको जो कंप्रेशन बैंडेज आती है उसके साथ उसको स्टेबलाइज करके, और ई इज़ फॉर एलिवेशन के उसको थोड़ा ऊंचा करके उसे ऊंचा करके रखा। अच्छा, वापस आते तो मेरे एक सवाल आप दोनों के लिए होगा। अब छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको आपके को होस्ट से डांट पड़ती है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्यों नहीं हो प्रेजेंट यहाँ पे। मैं बिल्कुल प्रेजेंट हूँ यार यहाँ पे, आपको क्या हो गया? काफी लग रहा है प्रेजेंट हो यार। आपने भी काफी किया आज, ठीक है, तो पकड़ लेना सारा, मसला हो पकड़ गया लेना था ना। अच्छा, साना नहीं होता गुड था। यार, मैंने तुम्हें देखो अभी बॉल दी है ताकि तुम उसको कैच कर सको। अच्छा, आप दोनों से मेरा एक सवाल है। वंस इट इज डायग्नोज्ड, हलीमा ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि आप ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ख़वातीन के लिए मुश्किल इसलिए ज़्यादा होता है कि उन्हें कटिंग करनी होती है, खाना बनाना होता है। यूजुअली हमारा ये सेट ऑफ सिस्टम ये है वो करते हैं, लेकिन मर्द बाहर जाता है, खेलता भी है, तो बोथ आर वेरी प्रोन टू दीज एक्टिविटीज़। तो क्या आप अपने बच्चों को, अगर खुदा ना खास्ता उन्हें है, तो फिर उन्हें खेलने से मना कर देना है? आपने क्या उन बेटियों को कहना है कि नहीं तुम्हें शेफ़ लेके देंगे, तुम काम नहीं करोगे क्योंकि खुदा ना खास्ता हो गया तो मसला हो जाएगा? हमजा, आई वुड लाइक योर पॉइंट ऑन द मेल सेक्शन और फिर आपसे फीमेल के बारे में पूछेंगे। लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह मर्द को बाहर के फ़िज़िकल काम करने पड़ते हैं तो उसके लिए जिस तरह का कि ट्रांज़ामीन कैप्सूल्स होते हैं उसको लेना होता है 4 टाइम्स, तो हम उसकी ब्लीडिंग को ऑलरेडी इनके स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है तो फिर तो उसको ब्लीड होना ही होना है। और साथ ही साथ ये है कि जिस तरह काम नहीं करना, इसमें दोनों की एक टाइम लिमिट सेट करके या एक सुपरविजन पेरेंट्स के अंडर रह के काम करना ज़्यादा बेहतर है। मेरी मदर ने मुझे सब काम सिखाए, उन्होंने मुझे बटन लगाना भी सिखाया,
क्योंकि आपको सुगर पता है लड़का कि तभी सुई मंगनी भी हुई है लगती है, बिल्कुल। कहते होंगे जब ये लाए के चाय का बटन जानबूझ लगा के के बता रहा है ताकि जो मंगेतर है वो बैठी हुई होगी, चिपकी हुई होगी इस वक्त टीवी के साथ देख रही होगी, तो उसको बता रहा है कि भाई मैं हरफन मौला, मुझे सब आता है। लेकिन ये मत बताना बटन लगाना आता है, नहीं, कभी भी नहीं। मैं तो किसी वजह से बता रहा हूँ क्योंकि जितने भी फिल्में हैं उसमें सीन होता है लड़की बटन लगा रही होती है, ये रोमांटिक सीन मिस था, और कहना नहीं मैं लगा लूंगा। वो वाले कहना सीन मुझे तो लाजमी करने हैं, वो तो उसमें तो बिल्कुल नहीं आएगा, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अच्छा, फिर और क्या क्या आता है? और भी आयरन करना आता है मुझे सारा, और उसके अलावा इनके मैं सुघर अच्छा कह सकते हैं आप मुझे। रोटी दो पकानी आती है? कप रोटी पकानी मैं सीखे, सीखा। आयरन करना सुघड़। आता है और मैं जो है सुघड़ हूँ, ये क्या बात हुई भला? खाना बनाना आता है? आयरन करना बहुत मुश्किल काम है। अगर आपके हाथ पे इस्त्री लग जाए तो वो कैसे आप उसको sort नहीं, out आप करेंगे? क्यों, आप फिर आप पागल रोने हो, आप लग क्या जाएंगे। दिमागी तबादला नहीं, खराब नहीं। क्यों लग जाए इस्त्री? आप आराम से करो, इस्त्री कोई मुश्किल काम नहीं है। खाना बनाना सीखो, मुझे खाना बनाना आता है। मैं सीख रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ खाना और बनाना। कपड़े धोना, बिल्कुल, कपड़े धोना भी बहुत मुश्किल वो काम है। ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई, उसमें कपड़े डालें और आप सब गरीब कुछ हो सी हो, गया। हाथों के साथ मार रही होगी, आप कपड़े बना मुश्किल हाथों से धोती हो, बिकॉज़ उसका छोटा बेबी है ना, तो शी डजंट वांट कि वो, आई नो देयर इज वो साइज हमारी यार पत्नी वो करती जो है। हमारी अम्मियों वाली साइंस होती है ना कि जी किसी को मतलब खराब ना हो जाए या कोई बहुत बुरी तरह से ना धो दे, वो मैं एक काम जवाब वाली दूं जो तुम्हें आंटी है। इसका? नहीं आप मत देना, खुदा हाथ से का कपड़े वास्ता धोने है। वाले सिर्फ 2 लोग कहते हैं। मेरी माँ कह रही सिर्फ 2 बीवियां हाथ से कपड़े धोती है। मैंने अम्मा से पूछा, मैंने कहा अम्मा कौन कौन? सी? कहते एक जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स वो करती है, कहती दूसरी जिसकी सास अच्छी ना हो। ये मेरी अम्मा कहती थी, मुझे तो नहीं पता। वो कहती क्योंकि मेरी दादो वाज रियली, जब बात चली है तो मैंने कहा दादो इज वेरी स्ट्रिक्ट, बट शी नेवर अलाउड माई मदर टू वॉश द क्लोथ्स बाय हैंड्स। उसने कहा अगर तुझे मैंने बैठे देखा और तूने हाथ से कपड़े धोए, शी वॉज वेरी मच, वो डांटी थी लेकिन वो असूलों की बड़ी पसंद थी। तो नहीं, मैं तो मजाक में असूल बात की, पसंद आपकी सास इज सो स्वीट, आई एम श्योर वो आपको मना करती होंगी ना धोने के लिए, जी, लेकिन जी, आप खुद हाँ, अपने बच्चे क्योंकि के लिए ख्याल करती के होंगी। लिए। व्हाट अबाउट यू, फीमेल के लिए कैसा, हाउ डिड योर चाइल्डहुड गो? बड़ा संभाल के कुछ कट ना लग जाए, कुछ ये ना हो जाए? अच्छा, इसमें ये होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना वो ओवरली कॉशियस हो जाते हैं और अपने बच्चों को खेलने नहीं देते या ये सारी चीज़ें ना। लेकिन यू हैव टू बी वेरी, देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन कि आप अपने बच्चों को एक फ्रीडम भी दें और उन पे एक नज़र भी रखें कि बहुत ज़्यादा ही बाहर ना निकल जाए कि कॉन्शियस होना है हाँ, लेकिन ओवर कॉन्शियस। लेकिन और उनको बहुत ज़्यादा कैद भी नहीं करना। यू हैव टू टेल देम कि अच्छा बेटा ये एक चीज़ है, इसके साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी है और इसके साथ आप एक अच्छी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करेंगे बट यू हैव टू बी केयरफुल। अब बहुत सारे इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए स्विमिंग बहुत बेनिफिशियल है। वो स्विमिंग हम कहते हैं, हम प्रमोट करते हैं कि आप स्विमिंग कर ले और हल्का फुल्का कोई, इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी। बिल्कुल, स्विमिंग जो है वो बच्चे बड़ी शौक से करते हैं। बिल्कुल, ये उनकी जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और बाकी जो भी माइनर एक्टिविटीज़ होती है वो भी हम अलाउ करते हैं कि वो कर लें। और दूसरी बात ये कि इसमें ये होता है कि हमारे मुल्क में तो क्योंकि ये बहुत लिमिटेड से इसका इलाज है, हमारे पास बहुत कम फैक्टर्स होते हैं, तो हम लोग तो ऑन डिमांड ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। यानी अगर ब्लीड हो गया तो बस उस ब्लीड को ट्रीट करने के लिए हम फैक्टर लगाते हैं और वो ठीक हो जाता है। ठीक है, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें वहाँ पे तो प्रोफाइलैक्सिस चल रहा है, वहाँ पे तो जीन थेरेपी की बातें हो रही बिल्कुल हैं। ऐसे ही, प्रोफाइलैक्सिस का मतलब है कि ब्लीड होने से पहले ही वो फैक्टर लगा देते हैं तो उनको ब्लीड होता ही Prevention नहीं की है। तरफ वो लोग तो जा रहे बिल्कुल, हैं दे ना, आर, क्योंकि हमारे अच्छा पास डॉक्टर रबीरा, आपने जब ये इससे बात की, मेरा सवाल ऐसे ही था, आप उधर ही लीड कर गई है। थैलेसीमिया में कहते हैं, और ये रूल भी बना था कि पहले शादी से पहले एक आपका टेस्ट होगा, टेस्ट होगा, उसके बाद diagnosis होगा। के लिए। क्या हीमोफीलिया के लिए भी आप कहती हैं कि ज़रूरी है कि एक टेस्ट शादी से पहले हो जाए तो पता चल जाए कि खुदा ना खास्ता बच्चे में ना आ जाए वो? अच्छा, इसमें ये है कि आप ये आप सही बता सकते हैं क्योंकि यू हैव इट, और आप ज़्यादा सही बताएंगे। अब इसमें ये है कि आप बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट करके ब्लीडिंग डिसऑर्डर को तो रूल आउट कर सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट रूल आउट अ कैरियर। अगर कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है और किसी कैरियर की कोई कैरियर है तो उसके लिए जेनेटिक टेस्टिंग फैसिलिटीज़ पाकिस्तान कैरियर भी में, आ जाता है टेस्ट पे? मैं ये बता रही हूँ कि इसके लिए आपको जेनेटिक पाकिस्तान टेस्टिंग में करनी पड़ती facilities नहीं है। है। पाकिस्तान में कोई इक्का दुक्का है लेकिन दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। 50,000 60,000 रुपए में कोई अपना जेनेटिक टेस्ट बिला वजह क्यों कराएगा? मैं ठीक तो है? 1000 रुपए वाला ना कराऊं, तो आप 50,000 की बात करिए थोड़ा सा। ये अभी बात है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा। एक और सुबह में हलीमा और हमाई के साथ रहेंगे। आपको दिन बाद
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और हमारे साथ है सुघड़ हमजा और डॉक्टर वीरा, नॉन सुघड़ डॉक्टर वीरा। आर यू सुघड़? आई एम सुगर। क्या क्या आता है आपको? क्या क्या बटन लगाना आता है आपको? हाँ जी, मुझे बटन लगाना आता आपको है। लगता है इस्त्री करना बहुत मुश्किल काम है? मुझे लगता है बस ठीक है, इस तरह सभी कर सकते हैं। हमजा अपने इस बारे में आप क्या कहेंगे? अपने गिराते हैं नशेमन पे बिल्कुल ऐसा ही है, इसके बारे में नो कमेंट्स। इसके बाद मैं बाद में पूछूंगा जाते अच्छा, वक्त। बात सुने, वैसे अगर आप इतने ऑटोमेटिक मशीन वाला आपने पॉइंट मारा था ना, तो अब तो मशीनें ऐसी आ गई कि उसके अंदर से इस्त्री होके निकलता है, तो इस्त्री तो गलत रह गई। ये वाला सीन तो हमने टॉम एंड जेरी में देखा था। हाँ, तो ये मेरा ख्याल है आप फिर बहुत पीछे चल रहे हो जिंदगी में है भाई। मेरे ताया के घर में वो है जिसमें वो डालते हैं एंड इट कम्स लाइक दैट। और मेरी जो ताई है वो कहती है बहुत काम मैंने आज किया और हर चीज के पास और पता क्या काम क्या होगा, ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े डालने ये काम होता है। और उनके घर यू नेम द थिंग इज ऑटो बिकॉज माय ताया लाइक्स ऑटो चीजें। उन्हें शौक भी, वो खुद भी कुछ चीजें बना लेते हैं। उनके घर में बहुत सारी चीजें। उनकी लाइट पता है किस तरह है, आप वॉक करते हो उनके घर में लाइट बंद होती है, अंदर जाए लाइट ऑन हो जाती है, वो जहाँ खड़े होते हैं लाइट हो जाती है, सारी सीरी उनकी सारे काम करती है। बिल्कुल उससे ही उनका ऑटो घर है, लेकिन वो लोग कहते हैं बहुत काम करते हैं। टाइप लग रहे हैं इसके ताया। बहुत बिल गेट्स तो नहीं है। एक दफा हमारे बचपन में एक ऐसी वीडियो आई थी बिल गेट्स की जिसमें उसके घर में ये सब चीजें हो रही अब थी। तो पाकिस्तान में भी अब तो आसान पाकिस्तान हो में गया भी है। है। अब तो यूनिवर्सिटीज में लग गई हैं वो बिल्कुल, लाइट्स जो आप सेंसर गुजर रहे लाइट्स होते हो सेंसर वो लाइट्स, बंद हो जाती है। अच्छा। अच्छा, अब नाउ इन द एंड वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू टू कि इस बीमारी को अब जितने लोग 15,000 लोग रह गए हैं, हाउ इज यू प्लानिंग? आपकी एनजीओ या पाकिस्तान को कैसे प्लान करना चाहिए कि उनको टैप करना बहुत ज़रूरी है? अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट लेवल पे हमें अभी तक कोई ऐसा इतनी सपोर्ट नहीं है। वी हैव बीन ट्राइंग, हम ट्राई कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को किसी तरह इन्वॉल्व करेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ये कब तक काम करेंगी कि इनका काम नहीं है। हम लोग पाकिस्तान के लोग हैं, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों को ऑन करे और हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे। और हमें ये प्लाज्मा और ये क्रायोप्रेसिपिटेट्स वाले ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। हमें ये HIV और हेप BC, हमें ये इन्फेक्शंस नहीं चाहिए। हमें स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट चाहिए जो कि फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स हैं, जो हर बंदे को जो चाहिए, और हमें वही ट्रीटमेंट चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से चाहिए। तो इसमें तो सबसे बड़ा ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इन्वॉल्व करें। वी बीन हैविंग मीटिंग्स विद द हेल्थ मिनिस्टर एज वेल। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम उनको उनके साथ इन्वॉल्व कर लें और लेकिन कोलैबोरेट कर इसलिए नहीं लें। मिल रही क्योंकि स्टैट्स बहुत कम है और बिल्कुल, इस कम स्टैट्स की वजह से गवर्नमेंट डज बिल्कुल, नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन दिस। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो देखिए हर कोई अपने और- PR के लिए करता है, अपने वोट्स के लिए बिल्कुल, करता नॉट है। ओनली बिल्कुल। PR, वो ये भी सोचते होंगे ना कि वो जितने भी हमारे पास फंड्स हैं वो हम किसी ऐसी बीमारी के लिए मुख्तस कर दें जिसमें लोगों की Stats तादाद शायद ज्यादा हो। लेकिन ज़्यादा कम का मसला नहीं है। जितने बाकी लोग इम्पोर्टेंट है उतनी इन लोगों की True, ज़िंदगी true, भी बिल्कुल आप सही इम्पोर्टेंट कह रहे है। हो, हाँ। और दूसरी बात ये कि अभी गवर्नमेंट लेवल पे ना मेरा ख्याल है उस लेवल की एडवोकेसी हम कर भी नहीं सके हैं कि जिस लेवल पे हम गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर सकें। ठीक है। इंशाल्लाह वी बीन वर्किंग ऑन दिस। और कराची में भी हमने काफ़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को इन्वॉल्व कर लिया है। लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेट कर लिया है। कोयटा वालों ने भी अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेट किया, लेकिन स्टिल वी आर क्वाइट फार बिहाइंड। तो एक तो सबसे पहला ये है कि अगर हम इसको गवर्नमेंट लेवल पे इसको लेके जाएंगे तो तभी हम उन पेशेंट्स को जो है वो ठीक हो गया, अपने ठीक हो साथ गया। इन्वॉल्व अच्छा, आप हमजा, दोनों अब से इससे आपने पहले जो कि है- आप नोट पूछे, मैं सिर्फ आप दोनों से पूछता हूँ क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से इलाज होता है सरकारी अस्पतालों में। क्या कोई ऐसा सरकारी अस्पताल है या जो ये गवर्नमेंट फंडिंग पे चीज़ है, कुछ चीज़ ऐसी होती है जिस पे हमारे अगर कोई देख रहा है तो वो किसी को बता देगा तो हेल्प हो जाए? कोई गवर्नमेंट फंडिंग में या आपकी NGO के से कोई अटैच कर सकता है? इसमें एक तो ये है कि अगर पिंडी इस्लामाबाद या इर्द गिर्द से कोई लोग हैं वो पिम्स में जा सकते हैं। पिम्स के साथ हमने कोलैबोरेट किया है। वहाँ पे एक हीमोफीलिया सेंटर है, वो अगर हम लोगों के पास रेफ़र कर देते हैं पेशेंट्स को। लाहौर में है तो वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। कराची वालों ने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है। और इसके अलावा भी इन सारे शहरों में भी हीमोफीलिया पेशेंट वेलफेयर सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। आप उनको फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं, आप उनको इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं। इन सब की वेबसाइट्स हैं, इन सब के फ़ोन नंबर अवेलेबल हैं। अगर किसी को बिल्कुल थोड़ा सा भी सस्पिशन होता है तो वो कॉल करके इनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। वो उसको गाइड भी कर देंगे, डायग्नोसिस में हेल्प भी कर देंगे और इंशाल्लाह अगर फैक्टर्स किसी अच्छी जगह का भी बता दो। हमारी टीम जो भी है जो ट्रीटमेंट में इंस्टाग्राम पे भी आप हेल्प रील्स कर
लगाते हैं करेंगे। इसको जरूर काट के जरूर लगाएं, बिकॉज आई वांट दिस मैसेज टू बी सेंड अक्रॉस। आपने अच्छा बड़ी अच्छी हमजा, बात की। आपने जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बताना है। अगर कोई भी हमारे चैनल के थ्रू, हमारे शो के थ्रू आप लोगों को देख रहा है, आप लोगों से रब्ता करना चाहता है, तो आप अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक नंबर्स कुछ भी शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ताकि वो आपसे आसानी से रब्ता करें। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अपने सेंटर हीमोफीलिया पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी जो हमारा रावलपिंडी का चैप्टर है, वहाँ मैं सोशल मीडिया मैनेज कर रहा हूँ। फेसबुक पेज हमारे हीमोफीलिया पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी रावलपिंडी चैप्टर के नाम से है। हमारा यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर बेसिक्स जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं उसके रिलेटेड ट्रीटमेंट है। उसकी सारी वीडियोस भी मौजूद वीडियोस होंगी ना? हमारे ठीक है। यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। हमारा इंस्टाग्राम है HPWS_RWP हेमोफीलिया पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी रावलपिंडी चैप्टर है। इसी तरह ठीक बाकी है। चैप्टर्स के भी अपने पेजेस हैं और वहाँ पे हमारी सारी अवेयरनेस वीडियोस मौजूद हैं। हमारी सक्सेसफुल स्टोरीज़ मौजूद है, डॉक्टर रबीरा की माशाल्लाह। स्टोरीज़ मौजूद हैं, और भी जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो यंग यूथ है उसकी स्टोरीज़ मौजूद हैं। और क्योंकि अब आगे सोशल मीडिया का सारा बिल्कुल। दौर है, तो इसमें सोशल मीडिया पे हमारी वीडियोस का ऐसा प्रमोट करें। उसके अंदर जो हमारी जो डॉक्टर ताहिरा ज़फ़र हैं, जो कि उनकी भी सारी जो वीडियोस हैं वो रिकॉर्ड हुई हुई हैं कि बेसिक्स टेस्ट क्या होंगे, बेसिक्स क्या चीज़ें मौजूद सारी जो होंगी, साइंस एंड इंफॉर्मेशन जो है वो उनके थ्रू भी आपको उनके थ्रू YouTube भी चैनल से मिल अच्छा सकती है। डॉक्टर अबीरा, आप अगर कोई नंबर भी शेयर करना चाहें तो आप कर दें, बिकॉज बहुत सारे लोग हो सकता है उनको अभी थोड़ा सा शक हो रहा हो कि शायद हमारे अंदर ये मसला है, शायद हमारे बच्चे के अंदर ये मसला है, वो आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन और अगर आपको नंबर नहीं भी याद तो any Instagram and could log in एनीथिंग आप जिसपे आपको वो डीएम करके पूछ सकें कि जी हमें ठीक ये है। मसला हो रहा है, तो आप इसके हवाले से आप गाइड कहीं कर भी दें। सर्च करेंगे ना, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या ऑनलाइन इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल पे, कहीं पे भी आप सर्च करेंगे हीमोफीलिया पेशेंट्स वेलफेयर सोसाइटी, तो वो आपके पास सारों का लिंक आ जाएगा। उस पर फ़ोन नंबर, उस पर एड्रेस, हर चीज़ मेंशन होती है, और आप डायरेक्ट उस पेज पे भी मैसेज करके जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप पूछ सकते हैं। और इसमें बस मेरा टेक होम मैसेज यही है कि इफ़ यू आर सस्पेक्टिंग अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, प्लीज़ आप अपने नियर बाय हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पे डॉक्टर से मिलें, वो आपके बेसिक टेस्ट करके आपको रूल आउट कर देंगे। और अगर आपको ये डायग्नोज हो भी जाता है तो विद प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड विद प्रॉपर केयर आप एक अच्छी भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो इसको दिल से नहीं लगाना, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, यू हैव टू लिव विद इट एंड यू कैन लिव अ वेरी गुड लाइफ। ठीक है, अब जल्दी से मैंने लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना है, अगर आपके एनजीओ के साथ अटैच होते हैं कोई खुदा ना खास्ता हीमोफीलिया है, तो क्या इलाज मुफ्त है या मुफ्त नहीं है? इट इज़ एटलीस्ट अ कॉस्ट इज अटैच्ड टू इट। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनसे हम एक मिनिमल सी रजिस्ट्रेशन फ़ी लेते हैं ठीक है। और उन पेशेंट्स को अपने पास रजिस्टर कर लेते हैं, और वो फिर उनको एनुअली वो रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी होती है, वो आई थिंक 2000 है शायद। और बाकी जो फैक्टर्स हमारे पास आते हैं, क्योंकि वो हमारे पास डोनेटेड फैक्टर्स होते हैं, तो वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होते हैं, वी डू नॉट चार्ज फॉर इट। ठीक है, और ये जैसे हलीमा ने शुरू में जिक्र किया था, हमारे प्रोड्यूसर भी हमें बता रहे हैं कि ये प्लीज़ लोगों को बता दें, ये बड़ी अवेयरनेस ज़रूरी है, जिससे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी लोगों को होते हैं कि ये बीमारी अछूत की बीमारी नहीं है, किसी से हाथ मिलाने से, गले मिलाने से या किसी से रिश्ते में बंधने से आपको नहीं लग जाएगी और आपकी सास को नहीं लग जाएगी, ससुर को नहीं लग जाएगी। लगनी चाहिए अगर ऐसे सास ससुर, अल्लाह माफ़ करे, खुदा किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो, लेकिन आप प्लीज़ बता दें कि बस ये है कि मैं यही बात कर रही हूँ ना कि दिस इज़ समथिंग वेरी नॉर्मल, जिसके साथ आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बट प्रोवाइडेड कि आपको प्रॉपर केयर और प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा हो। तो इसके साथ कोई स्टिग्मा अटैच करना कि नहीं ये लोग इससे अलग, डायबिटीज़ के साथ भी लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि देखिए मेरा हाइपरटेंशन के कहने साथ का भी मकसद ये था कि गुजारते हैं। सास ससुर को लगे, क्योंकि जो लोग इसको कहते हैं ना, अगर उन्हें लगे तो उन्हें पता चले कि व्हेन यू कम टू दैट पर्सन शूज, तो आपको अंदाजा होता है कि वो किस चीज़ से गुजर रहा है, एंड बी अ सपोर्ट सिस्टम रादर देन बी अ टॉन्टिंग पर्सन फॉर एनीबडी एल्स। इसकी ज़िंदगी को आप मुश्किल करें, लोगों की ज़िंदगी आसान करें और अपनी ज़िंदगी भी आसान बनाएं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आप दोनों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। यू आर वेरी वेल वर्स, आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है, और अल्लाह ताला आप दोनों को सेहत दे, और इसी तरह आप मैसेज जो है वो पहुंचाते रहें, आप मजीद सुगर से सुगरतर होते जाएं और आप भी सुगर से सुगरतर होती जाएं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। एंड वेर इफ यू वांट टू से एनीथिंग, हमजा एंड अबीरा, ओवर टू यू। लास्टली सही है कि जैसे आम लोग पे ज़िंदगी गुजारते हैं, अगर हमें भी इस तरह ट्रीटमेंट ऑन
टाइम मिल जाए या जिस तरह हमारी ब्लीड होगी है तो हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए, तो हम देखें आज आपके प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, कोई जज नहीं कर सकता कि मैं हीमोफिलिक पेशेंट हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक गवर्नमेंट बीच में इन्वॉल्व नहीं होगी, जब तक हमें फैक्टर कॉन्सेंट्रेट नहीं मिलेगा, FFP और क्रायोप्रेसिपिटेट लगा के HIV पॉजिटिव करने से बेहतर है या हेपेटाइटिस करने से बेहतर है कि हमें फैक्टर कॉन्सेंट्रेट प्रोवाइड किया जाए ताकि हम भी बाकियों की तरह हैप्पी और हेल्दी लाइफ गुजार सकें। इंशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह डॉक्टर और इसमें मैं बस ये कहूँगी कि प्लीज़ हीमोफीलिया को लड़कों की बीमारी ना समझे। ख़वातीन में भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, ख़वातीन को भी ब्लीडिंग के मसले हो सकते हैं। अगर कोई भी इस तरह के सिम्टम्स आते हैं प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर, आप उनसे डिस्कस करें, वो आपके टेस्ट कराएंगे, आपको रूल आउट करेंगे और इंशाल्लाह विद प्रॉपर डायग्नोसिस आप एक किसी बहुत बड़े हादसे से अल्लाह बच ताला सकते आपको हैं। सेहत दे। आप लोगों को लास्ट में ये बताऊं, मेरी तरफ से आपको एक छोटा सा ये तोहफा है कि खुदा ना खास्ता वो कभी ब्लड जरूरत हो, आई एम ओ नेगेटिव, आई कैन गिव यू ब्लड। ठीक Thank है, you so much. So, That's very इंशाअल्लाह sweet of आप you, लोगों से हुमायूं। मुलाकात आप लोगों होगी से जी इंशाल्लाह जल्द। मुलाकात होगी अपना जल्द। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।